प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन कक्षा 8 का हमारे अतीत नाम पुस्तक भाग 1 का अध्याय 1। अध्याय का नाम है कैसे, कब और कहाँ, कि कौन सी घटना पुराने समय में कैसे हुई, कब हुई और कहाँ पर हुई। इनके विषय में आज हम पढ़ेंगे। अध्याय का सबसे पहले हम पढ़ेंगे अध्याय का संक्षिप्त परिचय, जिसमें हमें इस लेसन के बारे में या इस अध्याय के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, जो हमें प्रश्नों को याद करने में सहायक होगी। नंबर 1, इतिहास। जिस विषय में हम प्राचीन काल में हुई घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम इतिहास कहते हैं। इत्यादि एक बार फिर बताते हैं, इतिहास। जिस विषय में हम प्राचीन काल में हुई घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उन्हें हम इतिहास कहते हैं। नंबर 2, इतिहास के काल। इतिहास को प्राय 3 कालखंडों या भागों में बांटा जाता है। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल विभाजित किया जाता है। इतिहास को प्राय 3 भागों में प्राचीन काल, मध्यकाल या आधुनिक काल में विभाजित बांटा गया है। काल विभाजन का आधार, कि जो बंटवारा किया गया है समय का या इतिहास का, वो किस आधार पर किया गया है। इतिहास के काल विभाजन का आधार एक अवधि या एक टाइम पीरियड के दौरान हुए सामाजिक परंपराओं की समाप्ति या नई परंपराओं के प्रचलन को बनाया जाता है। जो काल का विभाजन है, समय का जो इतिहास को बांटा जाता है, वो किसी एक खास समयावधि के दौरान होने वाले परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है। नंबर 4, इतिहास में तारीखों का महत्व। इतिहास में तारीखों के अध्ययन को जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि इतिहास को सही ढंग से समझने के लिए तारीखों का होना बहुत जरूरी है कि कौन सी घटना कब घटित हुई। यदि तारीखें नहीं होगी तो हमें सही जानकारी प्राप्त नहीं होगी। कौन सी घटना कब घटी, कब किस राजा की ताजपोशी और राजा बना और कब कौन सा युद्ध हुआ, इसके लिए तारीखों का बहुत महत्व है। आगे पॉइंट नंबर 5, जेम्स मिल का कालखंड विभाजन। जेम्स मिल ने जो इतिहास को बांटा है वो किस आधार पर 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा गया है। नंबर 6, वारेन हेस्टिंग्स। ब्रिटिश भारत का प्रथम, एक अंक के प्रश्नों में एक विशेष महत्व है कि ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। आगे है प्रश्न नंबर 7, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय था। यदि आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश भारत का, अंग्रेज शासित भारत का जो अंतिम वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। पॉइंट नंबर 8, मिल का हिंदू और मुस्लिम कालखंड और जेम्स मिल के अनुसार हिंदू और मुस्लिम कालखंड में क्या अंतर था। ये वे कालखंड थे या समयावधि थी जब भारत के अधिकांश भागों पर हिंदू राजाओं और मुस्लिम शासकों का राज था। नंबर 9, ब्रिटिश कालखंड या अंग्रेजों का शासन का समय। भारत में ब्रिटिश शासन के अधीन अवधि को जेम्स मिल ने ब्रिटिश कालखंड की संज्ञा दी है। ब्रिटिश कालखंड किसे माना गया, जिस समय अंग्रेजों ने भारत को प्रशासन किया उस समय अवधि को ब्रिटिश कालखंड कहा जाता है। नंबर 10, भारतीय इतिहासकारों का काल विभाजन। भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास को 3 कालखंडों प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजित किया है। औपनिवेशिक युग। औपनिवेशिक युग वह होता है जिसमें कोई ताकतवर देश किसी दूसरे कमजोर देश को अपना गुलाम बना लेता है, उसको हम औपनिवेशिक युग कहते हैं। 12वां, सरकारी अधिकार। सरकारी अधिकार वे होते हैं जब किसी शासन व्यवस्था के द्वारा अपने शासित स्थान की सभी जानकारियों को दर्ज करके अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है, उसे सरकारी रिकॉर्ड कहते हैं। सरकारी रिकॉर्ड, इसमें हमें यह पता चलता है कि सरकारी अफसर या क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी। इन कारणों से इस बात की जानकारी नहीं मिलती कि आम जनता क्या सोचती। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह से कालखंड में बांटा उनमें क्या समस्याएं हैं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई 3 कालखंडों में बांटा है। इसमें समस्याएं क्या थी भाई। नंबर 1, किसी दौर में हिंदू या मुस्लिम दौर होने के कारण काल का निर्धारण करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि एक समय में अनेक धर्म एक साथ चलते थे। अर्थात भाई जिस समय इन्होंने हिंदू धर्म का शासनकाल माना गया, क्या उस समय दूसरे धर्म के शासक नहीं थे, तो इसलिए यह बात पूरी तरह से सही सिद्ध नहीं होती। नंबर 2, किसी भी युग को केवल उस समय के शासक के धर्म के अनुसार तय करके उस समय के अन्य लोगों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं रहता है, उनकी कोई ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती। आगे है प्रश्न नंबर 3, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। अंग्रेजों को लगता था कि सभी मुख्य या जरूरी दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना आवश्यक होता है, इसलिए उन्होंने
सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष बनवा दिए थे। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर कार्यालय, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी इत्यादि सभी के अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। आवश्यक दस्तावेजों को संभाल कर रखने के लिए अभिज्ञ लेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान बनाए गए। अंग्रेजों ने, एक बार फिर बताते हैं आपको, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। अंग्रेजों ने यह लगता था कि सभी मुख्य दस्तावेज पत्रों को संभाल कर रखना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए। इसलिए तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर कार्यालय, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी इत्यादि सभी के अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। आवश्यक दस्तावेजों को संभाल कर रखने के लिए अभिलेख और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। प्रश्न नंबर 4, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते थे वह पुलिस रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती थी। क्योंकि भाई इतिहासकार पुराने अखबारों में जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी की अपेक्षा अधिक ठीक होती थी। अखबारों में उस समय घटित होने वाली घटनाओं का सही वर्णन किया जाता था, लेकिन उस समय पुलिस द्वारा तय की रिपोर्ट अपने प्रशासनिक मुखियाओं के दबाव में या डर में तैयार की जाती थी। एक बार फिर बताते हैं आपको इसके बारे में। इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते थे वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से बिल्कुल अलग होती थी, क्योंकि समाचार पत्रों के अंदर जो जानकारी दी जाती थी वो पुलिस रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी की बजाय सही होती थी। अखबारों में उस समय घटित होने वाली घटनाओं का सही वर्णन किया जाता था, लेकिन उस समय में पुलिस द्वारा तय की गई रिपोर्ट अपने प्रशासनिक मुखियाओं के दबाव में तैयार की जाती थी, इसलिए उनमें सही जानकारी नहीं होती थी। नेक्स्ट प्रश्न भाई हमारा लघुत्तर का प्रश्न नंबर 1, लोगों को इतिहास के बारे में परंपरागत अवधारणा के पर प्रकाश डाले। वे लोगों की इतिहास के बारे में आम धारणा क्या थी। परंपरागत अवधारणा या सोच के अनुसार इतिहास को तारीखों का पर्याय माना, मतलब इतिहास में केवल तारीखें ही माना जाता है कि इतिहास में केवल तारीखें ही पाई जाती हैं। आमतौर पर लोग कहते थे कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है, इसमें तो बस तारीख रटते रहो। इस बात में कोई संदेह नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में होता है। इनका संबंध इस बात से होता है कि अतीत में चीज़ें किस प्रकार की थी और उनमें परिवर्तन कब आया। लोगों की इतिहास के बारे में परंपरागत धारणा पर प्रकाश डाले। एक बार फिर आपको दोबारा फिर बताते हैं। उत्तर, परंपरागत अवधारणा के अनुसार इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है, इसमें तो बस तारीखें ही रटते रहो। इस बात में कोई संदेह नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में होता है। इसका संबंध इस बात से होता है कि अतीत में चीज़ें किस प्रकार की थी और उनमें परिवर्तन कब आया। प्रश्न नंबर 2 है, लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं। भाई इसके पीछे, क्योंकि भाई किसी भी समय टाइम पीरियड इतिहास की जानकारी करने के लिए उस समय की तारीखों को जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कौन राजा कब शासक बना ये हमें तारीखों से ही पता चलता है। उत्तर, जैसे कि पुस्तक में दिया गया है, देखिए उत्तर, पुराने समय में युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को इतिहास माना जाता था। पुराने समय में युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजाओं, महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते हैं कि किस वर्ष राजा को ताज पहनाया गया, किस वर्ष उसका विवाह हुआ, किस वर्ष उसके घर संतान उत्पन्न हुई, कौन से वर्ष उसने कौन सी लड़ाई लड़ी और वह कब मारा गया, उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई इस तरह की घटनाएं केवल निश्चित तिथि के द्वारा ही बताई जा सकती हैं और वही इस प्रकार के इतिहास की तिथियों का महत्व बना रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इतिहास में तारीखों के अध्ययन के अतिरिक्त अन्य किन बातों पर प्रकाश डाला जाता है। उत्तर, इतिहास में तारीखों के अध्ययन के अतिरिक्त निम्न बातों पर प्रकाश डाला जाता है। लोग उस समय प्राचीन काल में, पुराने समय में लोग अपने खान पान के लिए क्या करते थे, लोग क्या उत्पन्न मतलब कौन कौन सी फसलें उगाते थे, लोगों का खान पान और पहनने के तरीके क्या थे, शहर किस प्रकार बने और बाजारों का विस्तार या बढ़ोतरी किस प्रकार हुई, रियासतें या देशी राज्य कैसे बने, और अंतिम प्रश्न पॉइंट नंबर 6 है, नए विचार कैसे फैले और संस्कृति और समाज को कैसे बदले या बढ़ावा मिला। प्रश्न नंबर 4, पुराने विज्ञापनों से हमें क्या जानकारी मिलती है। पुराने विज्ञापनों से हमें जानने में सहायता मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस प्रकार तैयार हुए और किस प्रकार की नई रुचियां प्रचलित हुई। सन 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया विज्ञापन हमें इस बात की ओर संकेत देता है कि विश्व भर के शाही लोग यही चाय या इसी कंपनी की चाय का प्रयोग करते थे, इसलिए पुराने विज्ञापनों से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। आगे है प्रश्न नंबर
आपका 8, जो कि इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजों एक जेम्स मिल नाम का अंग्रेज अधिकारी था, जिसके अनुसार जिसने कहा कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। ये जो शब्द है ये जेम्स मिल नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने कहे थे। मिल का यह कहने के पीछे क्या कारण था? जेम्स मिल का मानना था कि सारे एशियाई समाज, मतलब एशिया महाद्वीप के जितने भी देश हैं या रहने वाले जो समाज लोग हैं, वो सभ्यता के मामले में यूरोप के देशों से पीछे हैं। उनके अनुसार भारत में अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का राज या शासन चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाई झगड़े या झगड़े और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था, यह फैला हुआ था। मिल की राय में भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, जो यूरोप के जो देश हैं जैसे ब्रिटेन से आने वाले अंग्रेज, शिष्टाचार रहने का तौर तरीका, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू करके ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता के रास्ते पर ला सकता है। इसके अतिरिक्त मिल का मानना था कि भारतीय लोगों को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान करने के लिए अंग्रेजों को भारत के पूरे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। इस प्रकार उसका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता। नेक्स्ट प्रश्न अभी आपका, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षणों का महत्व क्यों बढ़ गया? भाई अंग्रेजों का मानना था कि जब भी किसी देश के ऊपर शासन करने के लिए, कब्जा करने के लिए जाया जाए तो सबसे पहले उस स्थान के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसी के विषय में बताया गया है। प्रश्न देखिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षणों का महत्व, सर्वेक्षण अर्थात जांच पड़ताल कर लेना। उत्तर, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षणों का महत्व या जांच पड़ताल का महत्व भी बढ़ता गया। अंग्रेजों को विश्वास था कि किसी भी देश पर शासन करने के लिए पहले उसे सही तरीके से जान लेना जरूरी होता है। 19वीं सदी के आरंभ होने से पूर्व ही पूरे देश का ढांचा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहास, फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों के विचार में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सभी बातों को अच्छे से जान लेना बहुत जरूरी है। 19वीं सदी के अंत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के द्वारा भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती थी। इसके अतिरिक्त वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण और वन सर्वेक्षण आदि भी कई तरह के दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। आगे भी हमारा प्रश्न नंबर 11, हमारे अतीत नामक पुस्तक में हम अंग्रेजों के बारे में क्या जान या समझ पाएंगे? हमारे अतीत नामक पुस्तक द्वारा अंग्रेजों के बारे में हम निम्नलिखित बातें जान पाएंगे। नंबर 1, किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों, राजाओं को दबा कर अपना शासन स्थापित किया। नंबर 2, किस तरह अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर अपना कंट्रोल या नियंत्रण स्थापित किया। नंबर 3, किस तरह अंग्रेजों ने अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व या टैक्स वसूल किए, अपनी जरूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा अथवा निर्यात करने हेतु किस स्थान पर किस तरह से भारत में महत्वपूर्ण फसलों की खेती करवाई, जैसे नील की और कपास की और अफीम की। नंबर 4, ब्रिटिश शासन के कारण भारत की मूल्य मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में क्या क्या परिवर्तन या बदलाव आए। अतः उपयुक्त प्रक्रियाओं के आधार पर भारत में आने वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को ब्रिटिश औपनिवेशीकरण में हम एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इन परिवर्तनों को समझने के लिए हमारे अतीत शीर्षक के अधीन समझना बहुत उपयुक्त माना पड़ता है। आगे है दीर्घ प्रश्न नंबर 1, अधिकृत रिकॉर्ड। अधिकृत रिकॉर्ड से हमें क्या जानकारी मिलती है? पहली बात तो ये आपको बच्चों ये पता होना चाहिए अधिकृत रिकॉर्ड क्या होते हैं। अधिकृत रिकॉर्ड वे रिकॉर्ड होते हैं जो अंग्रेजों के द्वारा अपने उपयोग के लिए, अपने आवश्यकता के लिए उन्हें तैयार करवाया जाता था और संभाल कर रखा जाता था, उन्हें हम अधिकृत रिकॉर्ड कहते हैं। अब प्रश्न में कहता है अधिकृत रिकॉर्ड से हमें क्या जानकारी मिलती है? अधिकृत रिकॉर्ड्स के अतिरिक्त हमें जानकारी हासिल करने के लिए किन किन स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है? उत्तर नंबर, अधिकृत रिकॉर्ड वे सरकारी दस्तावेज या रिकॉर्ड होते हैं जिन्हें संभाल कर रखा गया है। इन दस्तावेजों में सरकारी अधिकारियों के
प्रस्ताव, पुलिस के द्वारा की गई छानबीन की रिपोर्ट शामिल है। इनमें से हमें यही पता चलता है कि सरकारी अधिकारी क्या सोचते थे, उनकी रुचि किन चीज़ों में थी और बाद में के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्डों से हमें यह समझने में सहायता नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों का क्या कारण था। इन दस्तावेजों से हमें इतिहास के एक पक्ष अर्थात सरकारी पक्ष की जानकारी मिलती है। उस समय के लोगों के कार्यकलाप या क्रियाकलाप की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें निम्नलिखित स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। नंबर 1, लोगों की पुराने समय में लोगों के द्वारा लिखी गई डायरी, ये पुस्तकें। नंबर 2, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं। नंबर 3, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें। कवियों और उपन्यासकारों की रचनाएं या उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें। पुराने जमाने के समाचार पत्र और पत्रिकाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं। आज बच्चों भाई आज के लिए इतना ही कार्य काफ़ी है। इस पर आपका लेसन नंबर 1 कंप्लीट होता है।